हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है यह 69th बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न एवं उत्तर व्याख्या से रिलेटेड है। जो 17वीं बीपीएससी होनी है 17 नवंबर को, उसका यह एक आपका लाइट हाउस की तरह काम करेगा, रोड मैप की तरह काम करेगा कि कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो 70 बीपीएससी के लिए हम अभी जो है इस चैनल पे वर्क कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और लेक्चर को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ठीक है, यह प्रीवियस ईयर यानी कि आपका PYQ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो पहले यहाँ पे आपका भारतीय इतिहास दिया हुआ है, फिर उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट। इस जो लेक्चर में हम हिस्ट्री को कवर करेंगे। इसमें जो आपका तीनों हिस्ट्री, आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए थे, लगभग 30 क्वेश्चन आए हुए थे 69th बीपीएससी में, उसको हम कवर करेंगे। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। टोटल जो है 150 क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी प्रीलिम्स में, जिसमें से लगभग आपने 100 क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग काट करके सही कर लिया तो पूरी संभावना है, संभावना क्या, गारंटी है कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है जी। बहुत सारा बकवास अभी चल रहा है कि 1500 वैकेंसी है, 2000 है, इतनी है उतनी है। जब नोटिफिकेशन आएगा आपको पता चल जाएगा। ये तय है कि 17 नवंबर को प्रीलिम्स एग्ज़ाम होना है, तो वैकेंसी आएगी तभी तो एग्ज़ाम होगा। तो वैकेंसी आएगी, आप फॉर्म भरिए, चाहे एक सीट के लिए वैकेंसी हो या 1000 के लिए हो, आप अपना बेस्ट दीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। समझ गए। और इधर 1-2 दिन में जितने भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस यूट्यूब फैमिली में शामिल हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। तो पहला है आपका प्राचीन भारत और फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स हमारा, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी। तो जो अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी, यह ऑप्शन है चोल प्रशासन में, मराठा प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में या गुप्त प्रशासन में। तो यह था आपका मराठा प्रशासन में, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है जी। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी है साथ में, वो भी देखेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे फिगर ऐसे मिलेंगे जिसको आप आने वाले अपने एग्ज़ाम में अप्लाई करके बहुत सारे क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, हैकिंग ट्रिक्स, कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिसको आपका आंसर नहीं भी आ रहा है किसी क्वेश्चन का, उसको भी आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। दिया हुआ है मराठा प्रशासन में, तो है कि मराठा प्रशासन के तहत अष्ट प्रधान की संकल्पना मंत्री परिषद के रूप में की गई थी। इसके तहत 8 प्रमुख अधिकारियों को अष्ट प्रधान के रूप में जाना जाता था। परिषद का गठन वर्ष 1674 में छत्रपति शिवाजी ने किया था। कब किया था? तो 1674 में छत्रपति शिवाजी ने। अभी जो है महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई, टूट गई, तो काफ़ी न्यूज़ में था यह टॉपिक। तो हो सकता है कि फिर से क्वेश्चन पूछा जाए इनसे रिलेटेड। आइए देखते हैं अष्ट प्रधान के जो प्रमुख थे उनके बारे में है। पेशवा प्रधानमंत्री था, अमात्य या मजदूमदार वित्त मंत्री, पंडित राव उच्च पुजारी आंतरिक धार्मिक मामलों का प्रबंधन, सुमंत या दवीर विदेश मंत्री, वकिया नवीस गृह मंत्री, सचिव शाही आदेशों को, सचिव जो था वह शाही आदेशों को तैयार करना, सर ये नौबत या सेनापति प्रधान सेनापति साम्राज्य की सेना और रक्षा प्रबंधन, न्यायाधीश जो था वह मुख्य न्यायाधीश दीवानी और फौजदारी मामलों में न्याय प्रदान करना। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है एलोरा में, अजंता में, बदामी में या बाग में। तो ये स्थित है फ्रेंड्स अजंता में, ऑप्शन भी करेक्ट था इसका। यह जो आंसर की दिया हुआ है यह बीपीएससी जो है उसके द्वारा ऑफिशियल आंसर की जो जारी किया जाता है उससे रिलेटेड दिया हुआ है, समझे। तो जो ऑथेंटिक आंसर की है तो इस पर रियलाइज कर सकते हैं आप। देखिए ये है ना उत्तर अजंता में,
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व उसे कहते हैं जो बुद्ध बनने की इच्छा रखता है। पद्मपाणि का शाब्दिक अर्थ कमल धारण करने से होता है। बोधिसत्व पद्मपाणि की चित्र अजंता की गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध है। और ऑप्शन ए में है एलोरा गुफाएं, उसके बारे में दिया हुआ है कि एलोरा विश्व की सबसे बड़ी रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है, जिसमें 600 से 1000 की अवधि की कलाकृतियां हैं। 600 से 1000 ईस्वी की। बादामी गुफा के बारे में है कि कर्नाटक के उत्तरी भाग में बादामी बागलकोट जिला का एक शहर में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का एक प्रसिद्ध परिसर है। ठीक है जी, बादामी में हिंदू और जैन मंदिर हैं। कहाँ पे है यह? तो कर्नाटक के उत्तरी भाग में है। समझ गए? आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। दूसरा है, ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के दौरान भारत का दौरा किया था। उपयुक्त में से सही पूछा जा रहा है। तो इसमें है फ्रेंड्स, फाहियान जो था वह हर्ष के शासनकाल में न आकर चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। जो ह्वेनसांग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। समझे? तो दोनों हैं गलत और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दिया हुआ है ह्वेनसांग और का जो याद करना है, आपको याद रखना है, उसको रखना है हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के काल में। ह से ह्वेनसांग और ह से हर्षवर्धन। ठीक है जी, ऐसे आप याद रखिए इसको। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फाहियान के बारे में दिया हुआ है, यह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया 5वीं सदी के प्रारंभ में। उसने फुकोकी की रचना की जिसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। फुकोकी क्या है? तो यह रचना है किसकी है? तो फाहियान की है। अब ह्वेनसांग के बारे में देखते हैं। 629 ईस्वी में यह हर्षवर्धन के समय भारत आया और सीयूकी की रचना की। सीयूकी किसने? तो ह्वेनसांग ने। और किसके समय आया? तो हर्षवर्धन के समय 629 में। इसमें ह्वेनसांग ने तत्कालिक 138 देशों, तत्कालीन देशी राज्यों का विवरण प्रस्तुत किया है। इसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का वर्णन किया है। वार्ट्स के अनुसार वह भारत को इनटू यानी कि अर्ध चंद्रकार नाम देता है। वार्ट्स कौन था? तो वो एक इतिहासकार था। समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक में कुछ नाम है, उससे रिलेटेड इधर वर्क हैं। ए में है चरक, उसके सामने है गणित। बी में ब्रह्मगुप्त, उसके बाद है चिकित्सा, उसके बाद है वराहमिहिर, नाटककार, विशाखदत्त, ज्योतिष। तो इसको मिलाना है और पुट का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है। तो चरक जो थे वो तो फ्रेंड्स आपके चिकित्सा से रिलेटेड थे, यानी कि ऑप्शन ए 2 में आएगा। इसका जो मेल है वह 2 है, जो चिकित्सा दिया हुआ है। तो थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ए का 1, ए का 3, ए का 1, ए का 2। ए का जो 2 है ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, विशाखदत्त के बारे में अगर आप नहीं भी जानते हैं, सिर्फ चरक आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है और चिकित्सा कर रहा है, तब भी आप सही आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ब्रह्मगुप्त का हो जाएगा आपका गणित, वराहमिहिर का हो जाएगा आपका ये ज्योतिष, और विशाखदत्त का नाटककार। ठीक है जी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन डी सही है। चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित, वराहमिहिर ज्योतिष और विशाखदत्त नाटककार। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? इन्होंने बनाया है उत्तर भारत में। भक्ति धर्म इधर ही तो फेमस है, उत्तर भारत में।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। नयनार तमिल कवि संतों ने 5वीं-10वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचार में अहम भूमिका निभाई थी, जबकि 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया। उसके बाद है आपका चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव आदि ने भक्ति आंदोलन को अधिक मुखरता प्रदान की। उसके बाद ये है आदि शंकराचार्य। 11 मई 788 ईस्वी को आदि शंकराचार्य का जन्म कोच्चि, केरल के पास कलाडी नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और संस्कृत में वैदिक सिद्धांतों पर अनेक टिप्पणियाँ लिखी। इनके द्वारा सनातन धर्म के प्रचार के लिए श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में भारत के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की गई थी। ठीक है जी। केदारनाथ धाम जो है आदि शंकराचार्य। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? यानी कि मगध की राजधानी पूछा जा रहा है आपसे, तो ये था आपका ऑप्शन डी, राजगृह। ठीक है जी, सही है, राजगृह। तो मगध का राजधानी क्या था? तो राजगृह था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह या वर्तमान राजगीर मगध की प्रथम राजधानी थी। प्रारंभिक वैदिक काल में पाटलिपुत्र भारत का एक शहर था, जिसे गंगा नदी के पास एक छोटे किले के रूप में मगध शासक उदयन 466 से 444 ईस्वी द्वारा बनाया गया था। पाटलिपुत्र नंद वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश की राजधानी थी। अफगानी तुर्क शासक शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा था। मौर्य काल में स्थित पाटलिपुत्र विश्व की सबसे बड़े शहरों में से एक बन गया और मगध को 16 महाजनपदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाजनपद माना जाता था। समझ गए। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर कितना था? ये 6 था, तो 7, 8 देखते हैं, उसके बाद 9 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? नीति सार का लेखक यानी कि राइटर कौन है? तो वो है आपका कामंदक। ऑप्शन बी सही था इसका। कामंदक जो है नीति सार के राइटर हैं। व्याख्या देखते हैं। नीतिसार राज्यशास्त्र का एक संस्कृत ग्रंथ है जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। इसके रचयिता कामंदकी अथवा कामंदक हैं। यह रचना साधारणतः कामंदकीय नाम से प्रसिद्ध है। नीतिशास्त्र जो है वह कामंदकीय नाम से प्रसिद्ध है और इसके लेखक जो हैं वह कामंदक हैं। इसमें गुप्तकालीन भारत के प्राचीन काल के राजनीतिक जीवन, कूटनीति और राजकीय चित्रण को दर्शाया गया है। अब कुछ यहाँ रचना है और इधर रचनाकार हैं। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य, राजतरंगिणी कणहल, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, हर्ष चरित्र बाणभट्ट, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। उसके बाद है आपका अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास और स्वप्नवस्वदत्ता भास। ठीक है, 8 नंबर देखते हैं। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो मेघवर्मन जो श्रीलंका का शासक था, यह भेजा था समुद्रगुप्त के पास परमिशन मांगने के लिए कि वह बौद्ध मंदिर बनाना चाहता है गया में, और इसको यह परमिशन मिल भी गया था। तो उत्तर भी सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने श्रीलंका सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दी। इस कार्य के लिए समुद्रगुप्त को
अनुकंपवन यानी कि करुणा से भरा हुआ कहा गया है। अनुकंपवन मतलब करुणा से भरा। समुद्रगुप्त का है 1335 से 1375 ईस्वी। देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के एक प्रसिद्ध शासक थे जो गुप्त वंश के चौथा राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। समुद्रगुप्त से संबंधित इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख उनके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रशस्ति लेख है जिसमें समुद्रगुप्त के सैन्य विजयों का वर्णन है। तो इलाहाबाद स्तंभ किसके बारे में है? तो समुद्रगुप्त। और इसके जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? तो हरिसेन थे। देख रहे हैं, एक ही क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में आपको 2-3 इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह डिस्कशन। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म में चैत्य, स्तूप और विहार का निर्माण होता था। पहला इसका उत्तर बौद्ध धर्म है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहारों को बौद्ध वास्तुकला के रूप में देखा जा सकता है। चैत्य, बौद्ध धर्म में पूजा स्थल के लिए चैत्यों का निर्माण किया गया था। विहार, विहार का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के रहने के उद्देश्य से किया गया था। वे भिक्षुओं के निवास स्थान थे। बरसात के दिनों में जो है भिक्षु यहाँ पे रहते थे। स्तूप के बारे में है। स्तूप बौद्ध संतों की उपासना के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक अनुष्ठानिक स्थल के रूप में होता है जो कब्र के समान दिखता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो ये ऑप्शन बी सही है, घोड़ा। ठीक है जी, उत्तर बी है, घोड़ा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था घोड़ा के बारे में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल है। यहाँ घोड़े की हड्डियों के अवशेष और कुछ संबंधित कलाकृतियाँ मिली हैं। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े के संबंध में पूर्णतः ज्ञान नहीं था। समझ गए? A.K. शर्मा और J.P. जोशी ने 2100 से 1700 ईसा पूर्व के दौरान घोड़े की हड्डियों के निष्कर्षों से सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी मौजूदगी की सूचना दी। A.K. शर्मा और J.P. जोशी ने। कौन है ये? तो ये इतिहासकार हैं या खगोल उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दिया है कि इस सभ्यता के लोगों ने कई जानवरों को पालतू बनाया था। इसका प्रमाण यहाँ से प्राप्त मुहरों और दफनाने की विधि से मिलता है। इन पालतू जानवरों में कुबड़ और सींग वाले मवेशी यानी कि बैल, कुत्ते और बिल्ली आदि शामिल थे। उसके बाद है एशियाई हाथी को भी पालतू बनाया गया था और इसके हाथी दांत का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया गया था। समझ गए? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को जो है घोड़ा का ज्ञान नहीं था। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आपका मध्यकालीन भारत से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण, ठीक है जी, क्या क्या हुआ? पहला है कि उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। दूसरा है कि क्षेत्र के वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। तीसरा है प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। और चौथा है युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो ये आपका ऑप्शन ए सही है, 3 और 4 सही हैं, यानी कि पहला और दूसरा गलत है, 1 और 2 गलत हैं, 3 और 4 सही हैं। आइए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। बाबर के आगमन से पूर्व भारत में गन पाउडर यानी कि बारूद मौजूद था। उसके आगमन के पूर्व भी मेहराब और गुंबद विद्यमान थे। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्प 1 और 2 असत्य हैं, जबकि विकल्प 3 और 4 सही हैं। अब बाबर के बारे में है 1526 से 30 ईस्वी। जहरुद्दीन मुहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ, जो कालांतर में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना।
14 फरवरी आपको याद ही हो गया, एक ही बार में वैलेंटाइन डे कुछ मनाया जाता है ऐसा। तो 14 फरवरी 1483 को जन्म हुआ था बाबर का, जो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। वह पितृवंश की ओर से तैमूर का वंशज एवं मातृवंश की ओर से चंगेज खां का वंशज था। 11 वर्ष की आयु में बाबर फरगना की गद्दी 1494 ईस्वी में बैठा। 1494 में यानी कि 11 वर्ष में वह क्या था, तो शासक बन गया। अब बाबर का भारत पर आक्रमण दिया हुआ है, देख लेते हैं। बाबर खैबर दर्रे से होकर भारत आया और इसने अपने प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजौर तथा भेरा को जीता। उसके बाद है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। उसके बाद है खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी। उसके बाद है चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी। उसके बाद है घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी। ठीक है, तो इसके जो ये 4 युद्ध हैं, इसका जो क्रम है पूछा जा सकता है ना कि पहले खानवा हुआ, पानीपत हुआ, चंदेरी हुआ या घाघरा हुआ, कंफ्यूज करने के लिए। तो उसको याद करने का एक मैं आपको सेंटेंस बता देता हूँ कैसे आप इसको याद रखेंगे। तो देखिए, पहला है पानीपत, तो ये आ गया आपका पानी। उसके बाद है खानवा, तो ये आ गया आपका खाना। उसके बाद है चंदेरी यानी कि चलना। उसके बाद है आपका घाघरा यानी कि घर। तो जिसको आप याद रख सकते हैं कि 15 में पानी पिया और 21 में पानी पिया, 17 में खाना खाया, 29 में चल दिया और 6 में घर गया और 30 में मर गया। यानी कि पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया, मर गया। ठीक है, इससे आपको क्रम याद हो जाएगा बाबर का। पानी से पानीपत, खाना से खानवा, चंदेरी से चल दिया और घाघरा से घर गया और 30 में मर गया। कौन? तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर जो है दिया हुआ है अपना। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था? मक्का का द्वार क्या कहा जाता था? सूरत को। क्यों कहा जाता था? तो एक्सप्लेनेशन में क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही था इसका। सूरत को मुगल काल में बाबुल मक्का कहा जाता था क्योंकि यह हज के लिए यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए प्रस्थान बिंदु था। हज करने जो लोग जाते हैं ना, उनका प्रस्थान बिंदु क्या था? तो सूरत ही था। इसीलिए इसको मक्का का द्वार या बाबुल का मक्का कहा जाता था। इसके बाद है, इस कारण सूरत को बंदर ए मुबारक नाम से जाना जाता है। बंदर ए मुबारक भी कहा जाता था। उसके बाद है, सूरत मुगलों के अधीन एक महादेशीय भूमार्गों और गांगे दोआब के साथ जुड़ा क्षेत्र हुआ करता था जो व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। बिजनेस के भी दृष्टि से यह महत्वपूर्ण था। अब 13 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की? तो यह किया था ऑप्शन बी, बलबन ने। ठीक है जी, बलबन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर साल या एक साल छोड़कर बलबन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में, तो इसको आप अलग से भी अच्छे से पढ़ लेंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बलबन ने ईरानी त्यौहार नौरोज आरंभ किया था। इसने कई ईरानी परंपराएं जैसे सिजदा, भूमि पर लेटकर अभिवादन एवं पैबोस, सुल्तान के चरणों को चूमना प्रारंभ करवाया था। देख रहे हैं। उसके बाद है, इसने इल्तुतमिश के समय गठित 40 तुर्क सरदारों के गुट की समाप्ति कर दी। बलबन ने रक्त व लौह की नीति का पालन किया। वह स्वयं को फिरदौस के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंश से जोड़ता था। किस वंश से? तो अफरासियाब वंश से। बलबन ने एक पृथक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की।
किसका स्थापना किया? तो दीवान-ए-अर्ज का। अब आपसे आ जाएगा कि दीवान-ए-अर्ज का स्थापना किसने किया था? 4 ऑप्शन रहेगा, तो अब आप बता सकते हैं कि बलबन ने किया था। बलबन ने जिल-ए-इलाही यानी कि ईश्वर का प्रतिबिंब या प्रतिनिधि की उपाधि धारण की थी। ठीक है जी। उसके बाद है आपका 14 नंबर, फुतुहात-ए-आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी आपको ईश्वरदास नागर द्वारा। ऑप्शन सी सही है। अब इधर कुछ लेखक हैं और उनसे रिलेटेड पुस्तक है, देख लेते हैं हम। ईश्वरदास नागर, फुतुहात-ए-आलमगीरी, बाबर का है तुजुक-ए-बाबरी, तुर्की भाषा में था, आत्मकथा था। उसके बाद है जहांगीर, तुजुक-ए-जहांगीरी, आत्मकथा है। उसके बाद गुलबदन बेगम लेखक हैं और पुस्तक है हुमायूंनामा, फारसी में। अबुल फजल आईने अकबरी, अकबरनामा। मिर्ज़ा मोहम्मद आलमगीर नामा। अब्बास खां शेरवानी, तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही। मुतमिद खां, नाम-ए-जहांगीरी। ख्वाजा कामगार, मासिर-ए-जहांगीरी। अब्दुल हमीद पादशाहनामा। निजामुद्दीन अहमद, तबाक़त-ए-अकबरी। और इनायत खां, शाहजहांनामा। ठीक है, आते हैं पुस्तक और लेखक से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो ये भी फैक्ट्स आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ आ गया आपका आधुनिक भारत, 15 नंबर से 69th बीपीएससी में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो आप 15-20 साल का जो है लेके पढ़ लीजिए बुक में। बाकी जितना भी होगा 10 या 15 ईयर का मैं डिस्कस कर दूंगा यहाँ पे भी, ये भी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो पहले ये 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वुड डिस्पैच शिक्षा से रिलेटेड है, यह 1854 में जो आया था। पहला है कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। ठीक है जी, उच्च अध्ययन के लिए यानी कि हायर एजुकेशन में। सेकंड है, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। ठीक है, तो मान लीजिए आपने पहला ही आपको फैक्ट पता है, दूसरा नहीं पता है। मैं यहाँ पे आपको एलिमिनेशन टेक्निक बता रहा हूँ, जैसे 50-50 होता है ना, बहुत सारे सिलेक्टेड लोग या और भी लोगों के थ्रू आपने सुना होगा कि आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन का सही आंसर पता लगा सकते हैं। तो मान लीजिए आपको ये पहला फैक्ट पता है कि वुड डिस्पैच ने उच्च अध्ययन के लिए यानी कि हायर एजुकेशन के लिए शिक्षा का जो माध्यम था वो अंग्रेजी का सिफारिश किया था, और सेकंड नहीं पता है। ये पूछ रहा है ना कि कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए में है केवल 2, तो पहला तो इसमें दिया नहीं है, तो ये गलत हो गया। फिर सी में है न तो 1 और न ही 2, तो ये भी गलत हो गया, दोनों गलत हो गया ना, 1 नंबर तो किसी में दिया ही नहीं है। बी में है 1 और 2 दोनों, और डी में है केवल 1। तो यहाँ पे 50-50 चांस है कि आप एक ऑप्शन लगाएंगे तो वह सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो सेकंड नंबर को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो शिक्षा का बात हो रहा है, तो ओवरऑल शिक्षा का बात होगा ना, उसमें पुरुष महिला सबका बात होगा। तो इसमें कह रहा है कि इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया, तो बोला होगा भाई वुमेन एजुकेशन के बारे में बोला होगा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया है। तो अगर आप सिर्फ ये सोच लेते हैं कि महिला शिक्षा पर इसने बोला होगा, तो आपका सही आंसर निकल जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम एकदम कूल माइंड से, एकदम काम माइंड से अपना आप देखेंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व किए जा सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चार्ल्स वुड के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य भारत में शिक्षा पद्धति के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करना था। कौन था गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड डलहौजी। वुड डिस्पैच ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को भी खारिज कर दिया। इस कारण इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे? वुड डिस्पैच को। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि ऊपर से जो है इसको एजुकेट कर दिया जाएगा, तो ये नीचे का जो है वो थोड़ा बहुत इससे सुन के, सीख के, देख के ये भी एजुकेट हो जाएगा। उसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाता है।
जिसको इसने खारिज कर दिया था वुड डिस्पैच ने। और वुड डिस्पैच 2854 के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव, पहला है इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, सही है। उसके बाद इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। उसके बाद है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तीसरा फैक्ट याद रखेंगे कि भारत के प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषाओं को शुरू करने का सुझाव दिया। जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, उसको बोला था कि उसको रीजनल लैंग्वेज यानी कि स्थानीय भाषा में रखा जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो पहला है इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। सेकंड है इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। थर्ड है इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो देखिए, अब सेकंड नंबर जो है इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में मुझे नहीं पता है कि ये था या नहीं था, लेकिन पहला और तीसरा एकदम करेक्ट है। इसका मैं बता देता हूँ कैसे मैंने इसको मेमोराइज किया था। लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो लिटन, ये जो था अपना लिटन, तो लिटन एल से जो है लाया और रिपन ने इसको निरस्त किया था, यानी कि रिपन ने हटाया। ठीक है जी, तो लिटन क्या किया, लाया, और रिपन क्या किया, इसको समाप्त कर दिया यानी कि हटा दिया। लिटन लाया और रिपन हटाया। आप भी रख सकते हैं। देखिए, थोड़ा बहुत चलता है, किसी भी चीज़ को ध्यान में रखने के लिए आप कुछ अगल बगल सोच लेते हैं तो वो चीज़ें लंबे समय तक दिमाग में रहती हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे भी ये टेक्निक है आपको जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, जो इस डिस्कशन का एक्चुअल में मतलब है कि पहला और तीसरा अपन को पता है, दूसरा नहीं पता है। तो अब हम ऑप्शन देखेंगे कि 1 और 3 किस में दिए हुए हैं। तो पहला में 2 और 3 है, बी में केवल 1 है, सी में 1, 2 और 3 है और डी में केवल 1 तथा 2 है। देख रहे हैं, ऑप्शन सी के अलावा ध्यान से आप ऑप्शन देखेंगे ना, तो 1 और 3 कहीं पे भी एक साथ नहीं दिए हुए हैं। तो यानी कि आपका 1 और 3 ऑप्शन सी में है। तो ये 2 नंबर आपको नहीं भी आ रहा है, तब भी आप अगर ऑप्शन सी टिक करके आते हैं एग्ज़ाम में तो आपका उत्तर सही निकलता है। ठीक है जी, 1, 2 और 3 सही हैं। तो इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा, ये सेंटेंस भी सही है। समझ गए जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? आइए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देसी भाषा के समाचार पत्र अधिनियम 1878 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस अधिनियम को वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना तथा राजद्रोही लेखों को रोकना था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाने जाना लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। देख रहे हैं, लिटन रिपन। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक भारत के वायसराय थे। इन्हीं के समय शस्त्र अधिनियम 1878 भी पारित किया गया, जिसमें भारतीयों को बिना किसी अनुमति के हथियार ले जाने पर रोक लगाई गई थी। तो लिटन लाया और रिपन हटाया। क्या? तो प्रेस एक्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा है प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। तीसरा है इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। और चौथा है इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, तो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। 1, 2, 3 और 4 सही हैं।
आइए तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देख रहे हैं उत्तर सी में दिया है 1 2 3 4। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में उपरोक्त दिए गए सभी कथन सही हैं। जैसे केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, चारों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका लॉर्ड मेयो 1869 से 72, 1869 से 1872। इसके द्वारा अजमेर में मेयो कॉलेज 1872 की स्थापना की गई थी। इसके कार्यकाल में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण तथा कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई। 1872 ईस्वी में भारत की प्रथम जनगणना हुई। 8 फरवरी 1872 ईस्वी में शेर अली अफरीदी एक अफगान ने चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। इसके लिए यह काफ़ी फेमस है। 1872 ईस्वी में भारत की प्रथम जनगणना। ठीक है, लॉर्ड मेयो याद रखेंगे आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। खोजकर्ता और जन्म स्थान। क्रिस्टोफर कोलंबस पुर्तगाल, जैक्स कार्टियर यूनाइटेड किंगडम, सर फ्रांसिस ड्रेक इटली और फर्डिनेंड मैगलन फ्रांस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ये हैं आपके इटली के 3 नंबर। जैक्स कार्टियर देखते हैं। सर फ्रांसिस ड्रेक सी में दिया हुआ है, ये है आपके यूनाइटेड किंगडम यानी कि दूसरा इससे मिल जाएगा। और ये फर्डिनेंड मैगलन जो हैं डी में जो दिया हुआ है, ये हैं आपके पुर्तगाल के खोजकर्ता। तो बचा कौन आपका कार्टियर, जैक्स कार्टियर, तो ये हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, तो ए का 3, बी का 4 और सी का 2 और डी का 1 कहाँ पे दिया हुआ है? ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन डी हमारा सही है। पुट में बताना था इसका, समझ गए? देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है आपका ऑप्शन डी। यहाँ पे सामने दिया हुआ है आपका खोजकर्ता और जन्म स्थान। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली, जैक्स कार्टियर फ्रांस, सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम, फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो दौर गया कि क्राउन और लूसेंट पढ़ के अब बीपीएससी निकाल लेते थे। अब बीपीएससी जो है एनालिटिकल हो गया है। अब आपको चीज़ों को डेप्थ में पढ़ना समझना होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है होम रूल आंदोलन, सूरत 2 है सूरत विभाजन, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद 4 में है मिंटो मार्ले सुधार। ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सा सही क्रम है, ने सबसे पहले कौन हुआ, फिर उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे बताना है। तो आपको पता है कि सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और ये मिंटो मार्ले सुधार ये हुआ था आपका 1909 में। उसके बाद है आपका सूरत विभाजन, मिंटो मार्ले सुधार हो गया। उसके बाद होम रूल आंदोलन 1916 में और खेड़ा सत्याग्रह 18 में। ठीक है जी। तो पहला में क्या आएगा? सूरत विभाजन यानी कि 2। तो देखिए बी और डी यहाँ एलिमिनेट हो गया क्योंकि बी और डी जो है 1 से शुरू कर रहा है अपना क्रम। तो होम रूल आंदोलन तो 16 में हुआ, उसके पहले 2 हो चुके हैं। सूरत विभाजन 7 में और मिंटो मार्ले सुधार 9 में। तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब रह गए ए और सी, ये दोनों 2 से शुरू हैं। तब चौथा और तीसरा में से एक आपको आना चाहिए। तो मिंटो मार्ले सुधार 1909, तो सूरत के बाद आ जाएगा आपका 4 नंबर। और तीसरा क्या है ये? तो खेड़ा सत्याग्रह ये तो 18 में हुआ था, तो 1909 पहले आएगा ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। ठीक है जी, 2 4 1 3। समझ रहे हैं?
जो मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी समय मिले देख लिया करें इसे, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और आपको इससे फ़ायदा होगा। सूरत विभाजन 1907। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में उदारवादी पक्ष रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। हालांकि गरमपंथी पक्ष लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए और यहाँ पे जो है आपका गरम दल और नरम दल में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया। उसके बाद है मिंटो मार्ले सुधार 1909। ठीक है, इसके बारे में दिया हुआ है। मिंटो मार्ले सुधार 15 नवंबर 1909 में राजकीय अनुमोदन के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से लागू हुआ। इस सुधार में मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा प्रदान की गई, यानी कि मिंटो मार्ले सुधार 1909 में ही पाकिस्तान की बीज बो दी गई, जो 1947 में एक पेड़ के रूप में जन्म लिया। मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है आपका होम रूल आंदोलन 1916। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। तिलक की होम रूल लीग का कार्य क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत बरार था। उसके बाद है एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की, जो तिलक के होम रूल लीग को क्षेत्र को छोड़कर शेष भारत एनी बेसेंट के होम रूल लीग के कार्य क्षेत्र में था। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुंडेल को होम रूल लीग संगठन का सचिव बनाया और अडयार मद्रास में लीग का मुख्यालय स्थापित किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला किसका है, एनी बेसेंट का है या बाल गंगाधर तिलक का है। तो 28 अप्रैल 1916 को तिलक का है और सितंबर 1916 को एनी बेसेंट का है। तो पहला किसका हो गया, तो बाल गंगाधर तिलक का हो गया। अब यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह 1918 में जो हुआ था उसके बारे में है कि इस सत्याग्रह का मुख्य कारण था कि खेड़ा के किसान फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान को स्थगित कराना चाहते थे, परंतु ब्रिटिश सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। गांधी जी वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक के साथ खेड़ा पहुंचे और किसानों को समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप सरकार ने करों में टैक्स में कमी कर दी। ठीक है, हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्या है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। ठीक है, ए में है शस्त्र अधिनियम, बी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, सी में स्टैच्यूटरी कमीशन और डी में स्टैच्यूटरी कमीशन, सी में इल्बर्ट बिल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इल्बर्ट बिल जो है वो 1883 का है और 1880 तक ही जो है लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 2 फरवरी 1883 को इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन और काउंसिल ऑफ इंडिया के कानूनी सलाहकार सर कार्टेन इल्बर्ट ने भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के विरुद्ध मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है कि इल्बर्ट बिल किससे संबंधित है। तो भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के विरुद्ध मामलों की सुनवाई का अधिकार इल्बर्ट बिल के द्वारा दिया गया था। और लॉर्ड लिटन के बारे में पढ़ लेते हैं। 1876 से 80 क्या क्या हुआ था इनके समय में। तो प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में की गई थी। इसके कार्यकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। इसके कार्यकाल में आर्म्स एक्ट 1878 पारित किया गया, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया।
उसके बाद है आपका ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसके लिए ये फेमस है। 1878 के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। क्या बताया था मैंने आपको कि लिट्टन ने लगाया और रिपन ने हटाया। RIP रिप, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का। इसके कार्यकाल में सिविल सेवा परीक्षा की उम्र घटाकर 21 से 19 वर्ष कर दी गई। वर्तमान में अगर 25 भी कर दी जाए तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए, कितने आंदोलन हो जाए। उस समय सोचिए, जब भारतीयों के पास कुछ सुविधा नहीं था, तब इतने कम उम्र में भी लोग सिलेक्ट हुए हैं, 19 वर्ष और 21 वर्ष में। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 21। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो वो संधि था आपका इलाहाबाद संधि। ऑप्शन डी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बक्सर का युद्ध। मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक संघ बनाया। तत्पश्चात तीनों की संयुक्त सेनाओं ने पटना की ओर प्रस्थान किया। इस सेना का मुकाबला करने के लिए अंग्रेज भी मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर के मैदान में आ गए। ठीक है। 22 अक्टूबर 1764 को दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों को निर्णायक विजय मिली। उसके बाद है शाह आलम तथा शुजाउद्दौला को अंग्रेजों की शरण लेनी पड़ी और मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया। उसके बाद है बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला से संधियाँ की। प्रथम इलाहाबाद संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को अंग्रेजों, बंगाल एवं मुगलों के बीच हुई और द्वितीय इलाहाबाद संधि 16 अगस्त 1765 अंग्रेजों एवं अवध के बीच हुआ। आप इसको 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता संग्राम मनाया जाता है, उससे याद कर सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम से पहले क्या आएगा, 12 अगस्त आएगा ना। 15 अगस्त से पहले 14, 13, 12 अगस्त तो प्रथम इलाहाबाद संधि, और स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त के तुरंत बाद आएगा 16 अगस्त, तो इस दिन द्वितीय इलाहाबाद संधि हुआ। देखिए, बक्सर के युद्ध में जो है कहा गया है कि इस युद्ध ने यह निर्णय नहीं किया कि भारत की सत्ता या भारत की बागडोर अब किसके हाथ में है। इसने यह निश्चित कर दिया कि इसको जो है अब अंग्रेज ही चलाएंगे। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो ये किया था उन्होंने अहमदाबाद हड़ताल में। ऑप्शन बी, जो ये मिल मजदूरों ने हड़ताल किया था बोनस के लिए, उसमें ही इन्होंने सर्वप्रथम भूख हड़ताल किया था महात्मा गांधी ने। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल वर्ष 1918 में प्लेग बोनस को लेकर मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच विवाद था। गांधी जी के अनशन के बाद मिल मालिकों ने 35% बोनस देना स्वीकार किया, 35%। चंपारण सत्याग्रह 1917। किसानों को तिनकठिया पद्धति के अंतर्गत जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जो कि कालांतर में शोषण का एक मुख्य कारण बना। राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी ने इस मुद्दे पर चंपारण में हस्तक्षेप किया। राजकुमार शुक्ल पश्चिम चंपारण के हैं। इस बार इनके एक बार पूछ दिया गया था कि कौन गांव में इनका घर था, तो उस गांव का नाम है मुरली भराहवा। ठीक है, इन्होंने ही गांधी जी को आमंत्रित किया था चंपारण में किसानों की दुर्दशा को देखने और उसके लिए काम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, चंपारण सत्याग्रह भी इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के लिए, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? ठीक है, ये जो चंपारण आंदोलन था वह उसके विरुद्ध उसको मैंने प्रतिक्रिया ब्रिटिश सरकार ने क्या समाधान उठाया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये इसमें उठाया था कि कृषि समिति का स्थापना किया गया था इसका जांच करने के लिए, जो ऑप्शन बी में है आपका। ठीक है, चंपारण की कृषि समिति की स्थापना की।
ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917। किसानों को 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी और यूरोपियों द्वारा तय किए गए मूल्य पर उसे बेचना पड़ता था। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण में हस्तक्षेप किया और उनके सत्याग्रह के आधार पर किसानों की परेशानियां कम हुई। तत्कालीन उपराज्यपाल ने परिषद सहित चंपारण में कृषि स्थितियों की जांच करने और उसका विवरण देने के लिए एक जांच समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया। गांधी जी को इसके सदस्यों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया। गांधी जी भी थे इसके एक सदस्य थे इस समिति के। बात है कि 10 जून 1927 को समिति का प्रस्ताव प्रकाशित किया गया, जिसमें उनके कर्तव्य इस प्रकार निम्नलिखित थे। जमींदार और पट्टेदार के बीच संबंधों की जांच करना था। ठीक है। इस विषय पर पहले से ही मौजूद साक्ष्यों की जांच करना, इसमें शामिल सभी लोगों की शिकायतें दूर करने की सिफारिश देना। समिति ने जुलाई के मध्य से अपना काम शुरू किया और 3 महीने की अवधि के बाद 4 अक्टूबर 1917 को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित सिफारिशें थी। पहला, 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। सेकंड है, अगर कोई नील उगाने के लिए किसी समझौते में शामिल होता है तो यह समझौता स्वैच्छिक होना चाहिए, यानी कि इच्छा अनुसार होना चाहिए। इसकी अवधि 3 साल से अधिक की नहीं होनी चाहिए और जिस क्षेत्र में नील को उगाया जाना है उसका चयन करने का निर्णय किसानों पर निर्भर होना चाहिए। देखिए, जो सबसे उपजाऊ भूमि थी ना, वहाँ पे नील उगवाते थे अंग्रेज। थर्ड है कि नील पौधों की बिक्री की दर को किसानों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। समझे कि हम नील किस रेट में बेचेंगे, यह निर्णय किसानों के पास होना चाहिए, न कि अंग्रेज़ों के पास। कुछ एमएसपी से रिलेटेड होगा ये। 4 नंबर है कि फैक्ट्रियों को तवान देने वाले किसानों को इसमें से 1/4 हिस्सा वापस मिलना चाहिए। और 5वां सुझाव था कि अवैध उपकर की वसूली को रोका जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है जी। आपका कोई वस्तु है तो उसका कीमत आप निर्धारित करेंगे ना, कि वो आपका 10 रुपये का है कि 50 रुपये का है। सामने वाला क्यों बोलेगा कि नहीं मैं तो 2 ही रुपये में लूँगा इसको। आइए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री में 69th में। बाकी क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे, तो 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है आपका भारत सेवक समाज, 2 में सूची में दिया हुआ है देवेंद्र नाथ टैगोर, उसके बाद है तत्वबोधिनी सभा गोपाल कृष्ण गोखले, उसके बाद है आत्मीय सभा राम मोहन राय, और चौथा भी दिया है केशव चंद्र सेन। तो आत्मीय सभा तो राम मोहन राय करेक्ट है, तत्वबोधिनी सभा आपका देवेंद्र नाथ टैगोर, और भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले जी के गोखले। तो ए का 2 और बी का 1, ए का 2 और बी का 1 आपका ऑप्शन डी में है, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका देख लेते हैं इधर सूची 1 और सूची 2। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, आत्मीय सभा राम मोहन राय, बंगाल गजट जे.ए. हिक्की, समाचार दर्पण मार्समैन, सत्य प्रकाश करशनदास मूलजी, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, बम्बई दर्पण बाल शास्त्री जाम्बेकर, नेटिव ओपिनियन वीएन मांगलिक, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, यंग इंडिया नवजीवन गांधी जी, ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया, युगांतर वरिंदर घोष भूपेंद्र घोष। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? काफ़ी टफ क्वेश्चन है ये। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो इसका जवाब नहीं आएगा आपको। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। एक्सप्लेनेशन है,
स्वतंत्रता सेनानी अंबाबाई कर्नाटक की मूल निवासी थी। वह 12 वर्ष की थी जब उनकी शादी हुई और वह 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने पति को खो दिया। इन विषम परिस्थितियों के बाद भी वह भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गईं। आंदोलन के दौरान उनके द्वारा उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर विरोध किया गया। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर हमें नहीं पता होता है और वो हमें छोड़ देना चाहिए नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए। 1/3 नेगेटिव है, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए बीपीएससी में जो अब आया है पिछले साल से। 26 नंबर है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ए एंड्रयू, ए वी अलेक्जेंडर, पी लॉरेंस, इनमें से कोई नहीं। तो ये एंड्रयू नहीं थे। उत्तर है इसका ए एंड्रयू। 24 मार्च 1946 को तत्कालिक राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया। एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं हम कैबिनेट मिशन का। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव, सर स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा एवी अलेक्जेंडर एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड नौसेना मंत्री इसके सदस्य थे। पैट्रिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन एवं पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत की। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। नोट में है कि गांधी जी ने कैबिनेट मिशन का समर्थन किया था। ठीक है, तो नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ और 9 दिसंबर 1946 को इसका पहला बैठक हुआ। पहला बैठक का अध्यक्षता किसने की थी यह आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा बल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? तो ये थे आपके लाला लाजपत राय जी। ऑप्शन बी सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका हम। सुरक्षा बल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। यह विचार लाला लाजपत राय के द्वारा व्यक्त किया गया था। हालांकि भारत के आधुनिक इतिहासकारों में सेफ्टी वल्व की अवधारणा को लेकर मतैक्य नहीं है, यानी कि एक समान विचार नहीं है। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार कांग्रेस की स्थापना भारतीयों में आई राजनीतिक चेतना का परिणाम था। वे एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करना चाहते थे जिसके द्वारा वे भारतीयों की राजनीतिक एवं आर्थिक मांगों को सरकार के समक्ष रख सकें। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिए हुए हैं कांग्रेस से जुड़े विवादित वक्तव्य। लॉर्ड कर्जन का मत था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। लॉर्ड कर्जन के बाद है आपका अश्विनी कुमार दत्त। कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। उसके बाद है बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। उसके बाद है लाला लाजपत राय। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। उसके बाद है बिपिन चंद्र पाल। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। उसके बाद है आपका बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टहराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, लास्ट ही हो रहा है डिस्कशन हमारा। अभी 2 क्वेश्चन और आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? ये किया गया था आपका ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस सत्र में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। कौन थे अध्यक्ष? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल।
इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता 23 मार्च 1931 को स्वीकृति दी गई। इस समझौता के बाद ही गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। वर्ष 1922 में कांग्रेस का 47वां अधिवेशन गया बिहार में CR दास की अध्यक्षता में संपन्न हुआ और वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में की गई थी। इस अधिवेशन में मतभेदों के कारण कांग्रेस में विभाजन हो गया। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन सी कारण थी? पहला है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, बिल्कुल सही है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, ये भी सही है। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, ये भी सही है, क्योंकि शिक्षित वर्ग और एलिट क्लास इससे अलग था और कुछ यहाँ के देसी रियासत भी अंग्रेज़ों के साथ थे और अंग्रेज़ों की सैन्य श्रेष्ठता बिल्कुल थी, क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार थे तब के, और हमारे पास क्या थे, तीर कमान भल्ला लाठी ये सब थे। और जो विद्रोही थे इनके पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा भी नहीं था कि जिस क्षेत्र को ये कब्जा कर लेते थे, जीत लेते थे, वहाँ पे आगे कैसे क्या करना है कुछ पता नहीं था। तो ऑप्शन सी उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है, देख लेते हैं 1857 की विद्रोह की विफलता के कारण यानी कि असफल क्यों हो गया। तो अंग्रेज़ों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव इत्यादि। आगे देखते हैं, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं NI रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे, बलिया उत्तर प्रदेश ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। इस घटना के बाद उसे फांसी दे दी गई। ठीक है, किसे? मंगल पांडे को। 34वीं NI रेजिमेंट के सिपाही थे ये, बैरकपुर की छावनी में। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से आरंभ हुआ। ब्रिटिश सेना की 20 NI तथा LC की पैदल सैन्य टुकड़ी 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंची और मुगल बादशाह बहादुर शाह को अपना नेता घोषित किया। ये भी एक असफलता का कारण था, क्योंकि बहादुर शाह उस समय काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। विद्रोह का जो मुख्य केंद्र था वो दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, आरा आदि था। आरा वो आपका बिहार में है और दिल्ली आपको पता ही है, झांसी, कानपुर, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 30 से राज्य व्यवस्था से शुरू होता है। इसको हम अपन अगले डिस्कशन में करेंगे, अगले वीडियो में आएगा यह। तो आप इसको वीडियो को जो है ध्यान से देखिए, सुनिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर डिस्कशन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।